और मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी जिज्ञासु छात्रों का स्वागत करता हूँ। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातक द्वितीय वर्ष दोनों में समान रूप से महाकवि कालिदास विरचित रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में चलती हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चलता है और स्नातक तृतीय वर्ष में रघुवंश महाकाव्य का षष्ठ सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है, लौकिक इतिहास है, उसमें भी हम कालिदास कवि को महत्वपूर्ण अंश के रूप में पढ़ते हैं। उसी महत्व को देखते हुए एवं आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से एवं अन्य सामान्य ज्ञान जो संस्कृत से संबद्ध है, वहाँ कालिदास सर्वदा अपना महत्व रखता है और उनसे संबंधित प्रश्न प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो संस्कृत विषय से संबद्ध हो। साथ ही स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समान रूप से जो प्रश्न और टिप्पणियाँ पूछी जाती है, उनमें महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इससे संबंधित जो टिप्पणियाँ या प्रश्न है वो हमारे दोनों जो वर्ष है स्नातक के द्वितीय और तृतीय वर्ष, उनमें पूछे जाते हैं। अतः आज हम संक्षेप में महाकवि कालिदास के परिचय के विषय में जानेंगे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षेप में हम उल्लेख करते हुए समझने की चेष्टा करेंगे। महाकवि कालिदास का स्थान संस्कृत के लौकिक कवियों में सर्वोपरि स्थान है। जिस तरह से आंग्ल साहित्य में शेक्सपियर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसी प्रकार कालिदास भी संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपितु न केवल भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण से बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो भी कालिदास का स्थान है, संपूर्ण विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने रस का आस्वादन न केवल भारतवर्ष को बल्कि साहित्य से प्रेम रखने वाले संपूर्ण विश्व समुदाय को करवाया है। आज उन्हीं कालिदास के विषय में हम संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कालिदास का व्यक्तित्व बिंदु हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सर्वप्रथम उनके समय के विषय में और उनका स्थान, उनका जीवन कैसा रहा होगा, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे संस्कृत कवियों ने स्वयं अपने विषय में नगण्य लिखा है, अर्थात बहुत कम ही लिखा है। इस वजह से हम उनके विषय में सटीक रूप से नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्म प्रशंसा को अनुचित मानते हुए अपने ग्रंथों में स्वयं के विषय में बहुत कम जानकारी दी है। अतः हम केवल जो दूसरे परवर्ती काव्य है उनमें उनकी रचनाओं का उल्लेख एवं उनकी जो भाषा शैली है उसके आधार पर उनके समय का हम निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। इस विषय में विद्वान है वो एक मत नहीं है, वो अलग अलग तर्क और प्रमाणों के आधार पर कालिदास का जो समय है वो निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। महाकवि कालिदास के समय के संदर्भ में विद्वानों के कुछ प्रमुख मत है, जिनमें दो मत है वो प्रायः मान्य माने जाते हैं, उन पे अधिक प्रमाण है। उनमें पहला मत है ईसा पूर्व प्रथम सदी का मत, यानी कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम सदी माना गया है।
ईसा पूर्व जो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हुए, उन विक्रमादित्य के नवरात्रों में कालिदास को माना जाता है। विक्रमादित्य जो ईसा पूर्व प्रथम सदी के राजा थे, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व, वो विक्रमादित्य एक रूप से भारतीय संस्कृति के पोषक थे, साहित्य के पोषक थे। उनके समय में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और साहित्य है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो निश्चय ही ऐसे सनातनी राजा के समय ही कालिदास हुए होंगे, ऐसा विद्वान मानते हैं। और उनके पीछे कुछ तर्क भी है। विक्रमादित्य शैव दर्शन को मानने वाले राजा थे और कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में और मंगलाचरण में बहुत्र भगवान शिव की आराधना को पुष्ट किया है, शैव दर्शन के अपने अभिमत को पुष्ट किया है। अतः निश्चय ही कालिदास का समय है वो विक्रमादित्य के समय रहा होगा। और विक्रमादित्य की सभा में हमें नव रत्न कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो कालिदास जैसा श्रेष्ठ कवि भी विक्रमादित्य के समय रहा होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। दूसरा जो मत है वो चतुर्थ शताब्दी का मत है। चतुर्थ शताब्दी भारतीय इतिहास में गुप्त युग कहलाता है। उस गुप्त युग में भी भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त युग है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म का उत्कर्ष वाला और स्वर्ण युग कहलाता है। तो कालिदास का समय भी गुप्त युग रहा होगा, ये विद्वानों का दूसरा मत है। इस मत की पुष्टि में भी वो कुछ प्रमाण और साक्ष्य देते हैं। जो समुद्रगुप्त की विजय है वो उसका साम्य है वो कालिदास की रचनाओं में प्राप्त होता है। साथ ही जो गुप धातु का प्रयोग कालिदास ने बार बार किया है, यहाँ भी विद्वान उसको गुप्त युग से जोड़ने का प्रयास करते हैं। रघुवंशी राजाओं की दिग्विजय है, उनका साम्य समुद्रगुप्त की विजय से है। कुमार संभव में कुमार शब्द है वो कुमारगुप्त को अभिहित करता है। ऐसे ये प्रमाण मानते हुए कुछ विद्वानों का जो संप्रदाय है वो कालिदास को चतुर्थ शताब्दी का होना सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से कालिदास के समय के विषय में हमें जो दो प्रमुख मत है उनका हमने अध्ययन किया। उसी प्रकार जो स्थान है उस स्थान के विषय में भी विद्वान है वो एक मत नहीं है, क्योंकि स्वयं कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। तो वहाँ पर भी हम केवल उनके अंतः साक्ष्यों रचनाओं में वर्णन और दूसरे परवर्ती कवियों द्वारा वर्णन के आधार पर उनके स्थान को निश्चित करने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ विद्वानों के मत है। कुछ विद्वान कालिदास को बंगाल का मानते हैं, क्योंकि दास की उपाधि जो है वो बंगाल के शाक्त संप्रदाय काली देवी को मानने वाले लोग दास की उपाधि धारण करते हैं। तो कालिदास के नाम के पीछे भी जो दास है उस शब्द के आधार पर विद्वान उनको बंगाल का मानते हैं। उसी तरह कुछ विद्वान कश्मीर का मानते हैं, क्योंकि शैव दर्शन है वो प्रायः कश्मीर में ही फला फूला। प्रायः जो कवि परंपरा थी, जो शिव को मानने वाले कवि थे, वो कश्मीर से संबद्धता रखते थे और संस्कृत के जो उत्कृष्ट कवि है वो कश्मीर में हुए हैं। तो कालिदास का जन्म भी शैव अभिमत को मानने के कारण कश्मीर में हुआ होगा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ लोग उज्जैनी को भी कालिदास का जन्म स्थल या स्थान मानते हैं, क्योंकि मेघदूत में उन्होंने जो वर्णन किया है वो उज्जैनी का वर्णन है। और इतना सटीक वर्णन किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान को देखे जाने पर ही होता है। तो जो भी भौगोलिक वर्णन मेघदूत में हमें उज्जैनी का मिलता है, उस आधार पर विद्वान है वो कालिदास का स्थान है वो उज्जैनी भी कुछ विद्वान मानते हैं। इस प्रकार
बंगाल, कश्मीर और उज्जैनी, इन तीनों स्थानों के विषय में विद्वानों ने अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत करके कालिदास का स्थान निश्चित करने का प्रयास किया है। कालिदास का जीवन कैसा रहा होगा, उनका बचपन क्या रहा, उनका युवा अवस्था, उनका वैवाहिक जीवन, इस संदर्भ में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। केवल कुछ किंवदंतियों या प्रचलित जो कहानियाँ हैं उनके आधार पर विद्वान लोग हैं वो उनके जीवन को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में कुछ लोक कथाएं जिनको हम किंवदंती कहते हैं, जिसके पीछे कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता लेकिन लोगों में वो कहानियाँ चलती रहती है, तो कुछ किंवदंतियाँ विद्योत्मा प्रसंग को कहते हैं। विद्योत्मा कालिदास की पत्नी संयोगवश हुई। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कालिदास को प्रारंभ में मूर्ख सिद्ध करती है और विद्योत्मा से विवाह उपरांत एक संयोग जन्य घटनावश वो सकल विद्याओं का अध्ययन करने के बाद विद्वान बन गए और उन्होंने संस्कृत साहित्य में विविध रचनाएं की जो आगे आने वाले युग के लिए एक धरोहर के रूप में बनी हैं। ऐसी एक कहानी है जो लंबी कहानी है, हम यहाँ वीडियो में उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। इस प्रकार जो कालिदास का व्यक्तित्व है, जो प्रथम बिंदु बनता है, उस व्यक्तित्व के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। तो उनका सबसे पहले समय है। समय के विषय में उनके दो मत प्रचलित है। ईसा पूर्व प्रथम सदी का मत जो राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे उनके समय का सिद्ध करती है। दूसरा मत है चतुर्थ शताब्दी का मत जो गुप्त युग में उनको सिद्ध करती है। इसी प्रकार स्थान के विषय में दास की उपाधि के कारण बंगाल का होना सिद्ध करती है। कश्मीर शैव कवियों का प्रमुख स्थल था तो उनको कुछ विद्वान कश्मीर का मानते हैं। मेघदूत में उन्होंने उज्जैनी का वर्णन किया। इस आधार पर कुछ विद्वान उनको उज्जैनी का मानते हैं। जीवन के विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कुछ लोक कथाएं किंवदंतियां प्रचलित है जो कालिदास को पहले मूर्ख सिद्ध करती है और बाद में वो किसी संयोगजन्य घटनावश विद्वान हो गए और उन्होंने विभिन्न रचनाएं की हैं। इस तरह हमारा ये पहला बिंदु संपूर्ण होता है। इसके उपरांत हम अभी इसी वीडियो के बाद जो कालिदास का कृतित्व है उस बिंदु पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।